नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं विद्या देवी भंडारी पूर्व राष्ट्रपति की चीन यात्रा और वहां से लौटने के बाद नेपाल के माहौल की बात। मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा दौरा जो जितनी लंबी थी उतना ही यह रहस्यमयी भी है। आखिर पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी चीन से वापस आ गए। 10 दिन तक चली यह यात्रा। न तो पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय से कोई जानकारी दी गई और न ही नेपाल सरकार की ओर से कुछ जानकारी दी गई। यहाँ तक कि चीनी सरकार और चीनी मीडिया ने भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी। और तज्जुब तो इस बात की है कि जब पूर्व राष्ट्रपति चीन से लौटकर त्रिभुवन विमानस्थल पर आई तो पत्रकारों की भीड़ थी, लेकिन सभी पत्रकार को छलते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए। यानी पत्रकार प्रश्न पूछते रह गए और उन्होंने सभी प्रश्न पर चुप्पी मार दी। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। आखिर प्रश्न यह उठता है कि पूर्व राष्ट्रपति भंडारी चुपचाप क्यों चली गई। अगर कुछ जानकार की बात करें तो यह सामान्य और औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित यात्रा मानी जाती है। अब सवाल यह है कि चीन को नेपाल की वाम एकता से क्या मतलब है। कहा जाता है वाम एकता को मजबूत करने का संदेश पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के थ्रू भेजा जा रहा है और विद्या देवी भंडारी को ही चीन का निमंत्रण क्यों पड़ा। आखिर चीन क्यों विद्या देवी भंडारी को चीन बुलाया, यह एक अहम प्रश्न है। लोगों के मन में यही बार बार उठ रहा है। अब इस दौरे में कई लोग शामिल थे। उनके एक निजी व्यक्ति जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कर्ण थापा थोड़ा बहुत अंतर्वार्ता दिए हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम भारत का जो नेपाल में दबदबा है उसको कम करेंगे और वह हम कम करेंगे इस माध्यम से कि BRI का यहाँ प्रचार हो और BRI कार्यान्वयन हो। मुख्य रूप से उनका यही चीज़ है। KP शर्मा ओली खुद जाकर हस्ताक्षर करके आए हैं, इसलिए मुख्य BRI पर उनका ध्यान है। मित्रों, यह जानना जरूरी है कि आखिर चीन का यह दृष्टिकोण कि वाम एकता को हम क्यों मजबूत करें, तो इसका 2-3 कारण बताया जा रहा है। एक, नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए, जो CPC के विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओ ने साफ कहा कि नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व के लिए वाम दलों की एकता जरूरी है। नेपाल में सत्ता में लगातार अस्थिरता रही है। गठबंधन सरकारें आई हैं, गई हैं, जल्दी टूटती हैं। इससे चीन को लाभ लेने में कुछ कठिनाई दिख रही है। अब चीन का प्रमुख एजेंडा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वह एक प्रकार से स्थिर हो गया है। BRI अब आगे नहीं बढ़ रहा है
और चीन चाहता है कि नेपाल में बीआरआई के तहत सहमति बनी परियोजनाएं शीघ्र कार्यान्वित हो। विद्या देवी भंडारी ने राष्ट्रपति रहते हुए 2076 वैशाख में बीआरआई पर हस्ताक्षर हुआ था। वह इस समझौते की राजनीतिक गारंटर मानी जाती है। इसलिए विद्या देवी भंडारी को चीन अपनी ओर आकर्षित किया है। अब दूसरा चीज आता है कि भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नेपाल और भारत और चीन के बीच में एक खेल खेला जा रहा है। जब नेपाल में वामपंथी सरकार ओली प्रचंड गठबंधन मजबूत थे, तब चीन की रणनीतिक पैठ ज्यादा थी। आज अब प्रचंड हट गया है और थोड़ा कांग्रेस के करीब जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन में ओली सरकार ही है, लेकिन चीन को काम करवाने में मुश्किल हो रही है। अब ऐसे में चीन वाम पुनः संगठन को प्रोत्साहित कर एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहता है जो भारत समर्थित धाराओं का संतुलित करे। अब विद्या देवी भंडारी का जो चयन किया गया है उसका एक और कारण है कि वे स्वयं यूएमएल की वरिष्ठ नेता रही हैं और केपी शर्मा ओली के साथ काम कर रही हैं। अब चीन ये देख रहा है कि केपी शर्मा ओली की कुछ राष्ट्रीयता या उनकी देश में प्रभाव कुछ कम हो रहा है। इसलिए चीन यह समझ रहा है कि अगर हम विद्या देवी भंडारी को आगे लाते हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, तो वामपंथी में और जनता का भी उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। और इससे होगा यह कि आगे कुछ दिनों में जो कांग्रेस के साथ सरकार बनने वाली है, उसमें यह विद्या देवी भंडारी और ओली को कमज़ोर करके फिर से प्रचंड को अपनी ओर आकर्षित करके वामपंथी पूर्ण रूपेण वामपंथी सरकार बनी रहे, यह चीन की छिपी हुई योजना है। यह पूर्व में प्रयास इनका विद्या देवी भंडारी का पहले भी रहा है। जो 2077 में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी टूटने के कगार पर थी, तब भंडारी ने ओली और दाहाल में सुलह कराने की कोशिश की थी। चीन को लगता है कि फिर से उन्हें सकारात्मक भूमिका में लाया जा सकता है। अब चीन की रणनीति के छुपे हुए कुछ पहलू हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक निवेश, सॉफ्ट पावर, चीन सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं कर रहा है, वह नेपाल में राजनीतिक प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह पूर्व राष्ट्रपति जैसे गैर सरकारी प्रभावशाली चेहरे के माध्यम से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है। यूएमएल को प्रेरित करना, चीन यह संकेत दे रहा है कि वह यूएमएल को केंद्रीय भूमिका में देखना चाहता है और उसके लिए उसे माओवादी से समझौता करना होगा। इस प्रक्रिया में भंडारी एक सेतु के रूप में देखी जा रही है और इसलिए चीन ज़्यादा इस पर प्रभाव दे रहा है। क्षेत्रीय कूटनीति का संदेश भी है। भंडारी को सीपीसी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रमुख वक्ता बनाया गया चीन में, जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों के नेता भी थे। यह दर्शाता है कि चीन उन्हें सिर्फ नेपाल के भीतर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक सर्किट में भी सक्रिय देखना चाहता है। अगर ये नेपाल क्षेत्रीय में आगे आ जाती हैं तो चीन को आसान होगा भारत को चारों ओर से घेरने के लिए। यानी कि चीन की यह जो छिपी हुई रणनीति है वह नेपाल के लिए नहीं है, वो केवल भारत को देखकर यह रणनीति बना रहा है।
वो वाम एकता की संभावना, एक मध्यम केपी ओली और प्रचंड के बीच व्यक्तिगत तनाव जो अब गहरा है, लेकिन यदि चीन निर्णायक दबाव डाले तो कार्यगत एकता संभव है। भंडारी की भूमिका वे सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, परंतु पर्दे के पीछे मध्यस्थता में उनकी भूमिका उभर कर रह सकती है। यूएमएल चाइना संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, विशेषकर बीआरआई और राजनीतिक सहयोग के मोर्चे पर। भारत चीन की इस पहल को संदेह से देख रहा है, विशेषकर यदि यह नेपाल की सत्ता संतुलन को प्रभावित करता है। अब हम आपको बताते हैं कि विद्या देवी भंडारी की यह यात्रा एक साधारण सम्मान यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेशों से भरी एक कूटनीतिक चाल है। चीन नेपाल में वामपंथी पुनरुत्थान और स्थिरता के लिए अब प्रत्यक्ष रूप से बैक चैनल को सक्रिय कर रहा है और भंडारी उसमें प्रमुख पात्र बन रही है। तो इस तरह देखा जा रहा है और लोगों की शंका यही बढ़ रही है कि चीन ने विद्या देवी भंडारी को ही क्यों बुलाया। वाम एकता की नई पटकथा या एक रणनीतिक चाल। अब ये पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो अभी ज़्यादा सुर्खियों में है, इसका वजह है कि उनका हालिया चीन दौरा, जहां उन्हें सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया बल्कि एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नेपाल में वामपंथी एकता को आगे बढ़ाने की पहल। अभी वामपंथी एकता के नाम से विद्या देवी भंडारी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अपना काम शुरू कर चुकी हैं। उनको यह दिखाना है कि वामपंथी एकता हम करवाएंगे, इसलिए वो अपनी पार्टी में अपनी भूमिका को तेज कर रही हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास हो और लोगों को विश्वास में लेकर तब वो अपना मुख्य रूप से दावेदारी ठोकेंगी। अब बीआरआई समझौता जो चीन से हुआ है, जो उनके कार्यकाल में हुआ है और उसकी अग्रता ये हमारे केपी शर्मा ओली दिए हैं, तो चीन का नज़र यही है कि हम बीआरआई के थ्रू अपनी शक्ति भी नेपाल में भेजेंगे, वो अपना मैन पावर भी नेपाल में भेजेगा और वो पैसा भी नेपाल में लगाएगा और जिससे नेपाल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब राजनीतिक प्रभाव जो दिखाना चाह रहा है उसमें चीन अब नेपाल में सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीतिक संरचना में भी दखल चाहता है और वही राजनीतिक संरचना के तहत विद्या देवी भंडारी को आगे किया गया है और विद्या देवी भंडारी इसमें अपना काम प्रयास आगे बढ़ा दिए हैं। अब आपको हम बता दें कि विद्या देवी भंडारी की यह यात्रा एक साधारण सम्मान यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक उद्देश्यों से भरी एक कूटनीतिक चाल है। चीन नेपाल में वामपंथी पुनरुत्थान और स्थिरता के लिए अब प्रत्यक्ष रूप से बैक चैनल को सक्रिय कर दिया है और वो अपना प्रभाव नेपाल में कैसे जारी रखे वो शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि विद्या देवी भंडारी चीन के यह छिपी हुई जो चाल है उस चाल को कामयाब करने में कितना सफल होते हैं। हालांकि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, यह सफलता आने वाले दिनों में बता सकती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या विद्या देवी भंडारी कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने वाली हैं?
क्या BRI से भारत नेपाल संबंधों में खिंचाव बढ़ सकता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा विश्लेषण, और आप अपनी सलाह हमें भेजते रहें। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।